नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अगर लोग मतदान करके अपने नेता को चुनते हैं तो उनका हक होता है कि उनका चुना हुआ है जो नेता उनके लिए काम करे, उनके क्षेत्र का, उनके गांव का विकास करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विकास के नाम पर वोट तो लोगों से मांग लिए जाते हैं, लेकिन असल में विकास होता नहीं है। बेमेतरा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। आपको बता दें कि वहां लोग पिछले करीब 25 साल से विकास का सपना देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ना उन्हें सरकारी आवास मिले हैं और ना ही पक्की सड़कें बन पाई है। रिपोर्ट देखिए। मामला बेमेतरा जिले के गांव मरजातपुर का है, जहां के ग्रामीण पक्का मकान और पक्की सड़क के लिए गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं। ग्रामीणों की आंखें तरस गई, लेकिन इनको सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। मरजातपुर में लगभग 25 साल हो गए हैं, लेकिन पक्की सड़कें नहीं है, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को बारिश आते ही आवागमन में काफी समस्या होती है। अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण कई बार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन उनको हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। जनप्रतिनिधि से लगातार गुहार लगाने के बावजूद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की आंखें कई सालों से आवास के लिए तरस गई। आवास के लिए कई बार गुहार भी लगाई गई, लेकिन जनप्रतिनिधि, ग्राम सरपंच और अधिकारी आवास देने में असफल नजर आ रहे हैं। कई सालों से ग्रामीण कच्चे मकान में रह रहे हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि मतदान के बाद जनप्रतिनिधि आज तक गांव के हालचाल पूछने और मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने तक नहीं आते। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि वो पक्की सड़क और पक्के मकान के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। आइए बात करते हैं जन मुद्दे की, और मुद्दा ऐसा है जो लगभग ग्रामीण जो है 20 सालों से मूलभूत सुविधाओं के वंचित। जी आइए कुछ ग्रामीण हमसे जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या उनको समस्या होती है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मघेल है। मैं मरजातपुर से निवास करता हूँ। क्या क्या समस्या है हमारे यहाँ? तो सर समस्या को आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समस्या सड़क का है, जो मूलभूत सुविधा या किसी शहर से जुड़ने से बहुत ज्यादा वंचित है। और हमारे बच्चे अगर स्कूल जा पाते हैं तो हम लोग साइकिल को अपने कंधे में उठाकर 2 किलोमीटर ले जाते हैं मेन रोड में, तब हमारे बच्चे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर स्कूल जा पाते हैं। कई दिन ज्यादा बारिश होता है तो हम लोग भी नहीं ले जा पाते, वो स्कूल जाने से वंचित रहते हैं। जी अभी तक कहाँ कहाँ आप लोगों का शिकायत? ये कलेक्टर के पास हम लोग आवेदन दिए थे, जिसका प्रूफ है। कलेक्टर साहब बोला कि ये मेरा काम नहीं है, ये समस्या का मैं निराकरण नहीं कर सकता। एक लाइन में बोल दिया, ये जनपद पंचायत का समस्या है, ये जनपद पंचायत करे करके। उसके बाद हम लोग कल अपना ग्राम पंचायत बाहरपुर में गए थे, अपना ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। उसमें बहुत से ग्रामीण गए थे अपने समस्या का लेकर के, लेकिन ग्राम पंचायत और सचिव का कहना है ग्राम पंचायत का कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम लोग आपके समस्या का निराकरण नहीं कर सकते। और हम लोग बोले सचिव को, सचिव इतना आक्रोश से बात करती है कि जो मैडम है वो इतना आक्रोश से बात करती है, आपको जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है आप जा सकते हो करके, आपको जो जिसके पास जाना है कुछ भी कर सकते हो, हमारे पास पैसा नहीं है करके। हम लोग ये भी बोला कि आपके पास पैसा नहीं है, हम लोग को लिख करके दो, तो लिख करके दिया तो एक बहाना बना दिए कि मेरे पास 5 लाख का काम मांग रहा करके। बल्कि हम लोग 5 लाख का काम नहीं सर, अभी वर्तमान में मुरुम का काम मांग रहे थे कि 10-20 हजार जो भी है, अभी वर्तमान में हमारे बच्चे को जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए कम से कम हल्का फुल्का साइकिल चल जाए, इस प्रकार से अपने मांग करने के लिए गए थे। लेकिन वो साफ इनकार कर दिए कि हमारे फंड में कोई पैसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि वो सरपंच भी, ग्रामीण जो है मूलभूत सुविधाएं के लिए सरपंच भी गुहार लगा है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास फंड नहीं है। कोशिश करते हैं, कुछ महिला हमारे साथ चैनल से जुड़ी हुई है, क्या क्या उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है बारिश के दिनों में। जी क्या नाम है भैया? कविता ना है, हमन हा निर्माण करे गिरे हमन हा कलेक्टर ऑफिस में एक हमारे गांव में रोड बनना चाहिए। लइका मन ला बहुत तकलीफ होवत है, हमारे घर ले निकले बन नहीं सकत है, हमारा तबियत खराब होते तो रोड में लेके पड़ते, हमन सागा में बोई के कई बार हम गिरे हम और घर बाई विकास कर गिरे हैं। हमारा एकदम परेशानी हमारे गाँव में। और काकर मर गए हो ये सब सुविधा? पंचायत में गिरे हैं, कलेक्टर ऑफिस गिरे हैं, जनपद में गिरे हैं,
तो कुछ नहीं बते। का के थे अधिकारी मन? अधिकारी मन हमारे पास कुछ नहीं बने की। जी का नाम है दाई आप मन के? का समस्या होते आप मन गाँव में? सड़क नहीं है, बच्चे लोग बहुत फंसते हैं, किसी पानी जमाने के लिए जा नहीं पाते, गाड़ी मोटर कुछ नहीं आते, यहाँ पर गली नाली भी नहीं है, सब का व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं ग्रामीण जो है अपनी आप बीती बता रहे हैं, लगभग 20 साल से इन्होंने इनका जो है मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है और बता रहे हैं कि जब किसी गांव में किसी का तबियत खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर इन लोग जो है सांगा में उठा के लेके जाते हैं, फिर एम्बुलेंस आती है, फिर उनको इलाज हो पाता है। और आइए जानने की कोशिश करें, ग्रामीण जो है जुड़े हैं। जी क्या नाम है आप मन का? मेरा नाम राधेश्याम बघेल है और मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे वहाँ की मूलभूत सुविधा बहुत खराब है, हम लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कई बार प्रतिनिधि के पास गए, पंचायत सरपंच के पास गए और सचिव के पास भी गए, वो सीधा एक बात में इनकार करते हैं कि मेरे फंड में पैसा नहीं है। जो है आप लोग का जो समस्या है अगर पूर्ण नहीं होता है शासन प्रशासन में, क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। ये समस्या हम लोग ये जूझ रहे हैं आज, तो हमारे बच्चे ये समस्या से न जूझे, इस तरह से हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जब तक हमारा समस्या दूर नहीं होगा तब तक हम आंदोलन ही करेंगे। ये कुछ युवा भी हैं साथ में हमारे चैनल में, ग्रामीण जुड़े हैं, आइए जाने कुछ। क्या नाम है भी आप मन के? वो रोहित कुमार यादव। का सुविधा होते है आप मन ला? अरे कोई सीधा नहीं है यहाँ तो, न तो दिल्ली में कीचड़ बहुत है, लाइन के भी परेशानी है, यहाँ तक के नरेगा वरेगा कोई चलते गोदी माटी की, यहाँ कोई काम नहीं होता है। अब ऐसे तैसे तो ये सरपंच बने 5 साल निकल गए, कोई काम के सीधा नहीं मिला है, न नाली न बनवाए न रोड बनवाए, और इतना कीचड़ है जेकर जवाब नहीं है। और छोटे छोटे बच्चल परेशानी है, जो बुजुर्ग हैं ओला परेशानी है, और युवक लड़का पढ़े जन जात है वो मतलब परेशानी है। साइकिल लेके उठा के खंदा पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोड पड़ता है, वहाँ तक बोझ ले जाना पड़ता है। मूलभूत सुविधा का अगर उपलब्ध नहीं कर पाई शासन प्रशासन तो क्या रणनीति है आप मन के? हमारा रणनीति यही है साहब, अब एक बार अब एक आंदोलन करबो, फिर आंदोलन करे के बाद ये में भी नहीं माने तो पूरा किसाने आंदोलन करबो। हमारे गांव के विकास होना चाहिए। जी आप ग्रामीण देख सकते हैं, मूलभूत सुविधा के लिए इनको आंदोलन करने की सोच रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी इनको मूलभूत सुविधा कब तक मिल पाती है, यूं ही ये लोग मजबूर बैठे रहेंगे। बढ़िया। क्या नाम है, क्या क्या समस्या है? मेरा नाम आरती यादव है सर। हमारे यहाँ ना रोड की बहुत ज्यादा सुविधा चाहिए, मतलब रोड का सुविधा ही नहीं है। बारिश के दिनों में यहाँ बहुत पानी कीचड़ हो जाता है, जिससे कि ना स्कूल जाने बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। सड़क में गड्ढे हो जाते हैं जिसके कारण साइकिल वाइकल नहीं चलता। उनके पेरेंट्स लोग ना साइकिल को अपने कंधे पे उठा के ले जाते हैं 1-2 किलोमीटर मेन रोड में, फिर जाकर वो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। अगर रोड की सुविधा नहीं रहेगी तो बच्चे लोग शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे और कैसे विकास होगा भारत का? एक तरफ सरकार बोलती है कि युवा ही देश का विकास है, अगर युवा शिक्षित ही नहीं होंगे तो देश कैसे चलाएंगे? पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? तो मेरी ये मांग है कि हमारी गांव की सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। यहाँ बिजली का भी कोई सुविधा नहीं है, गर्मी के दिनों में भी यहाँ कोई हैंडपंप नल वल नहीं है, तो ना गर्मी के दिनों में तालाब वालाब भी सूख जाता है जिसका ना कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो जिनके घर में नल है वो तो बाकी जो गरीब लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? तालाब में भी पानी नहीं रहता सर, और गोदी वोदी का काम भी, मनरेगा का काम कुछ नहीं होता। किसान लोग मतलब मजदूर लोग को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोग को बाहर जाना पड़ता है अपने जीवन पोषण करने के लिए। तो चाहते हैं कि यहाँ मनरेगा का काम हो, सड़क का काम हो, प्लस यहाँ बिजली का भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनको किसान लोग मतलब मजदूर लोग को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोग को बाहर जाना पड़ता है अपने जीवन पोषण करने के लिए। तो चाहते हैं कि यहाँ मनरेगा का काम हो, सड़क का काम हो, प्लस यहाँ बिजली का भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनको भी ना उपलब्ध कराया जाए। आइए जाने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? कुलेंद्र निर्मल का। क्या क्या सुविधा हो रही है आपको मूलभूत सुविधा? सुविधा तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। चुनाव हुआ है, चुनाव में हम जैसे ही हम चुनाव हुआ है, चुनाव के दिन वोट मांगने आए थे। चलो ठीक है, हम लोग चुनाव का वोट कर दिए, हम लोग सोचेंगे हमारा विकास होगा करके, लेकिन चुनाव के बाद जैसे कोई बना सरकार बना, हमारे गांव में न कोई देखने आया है, नहीं आज तक हम लोग गए हैं, ना आज तक उसका कोई सिक्योरिटी नहीं किया है। एक बार हम लोग 2 बार गए हैं, कई बार चला गया, लेकिन हम लोगों का कार्य नहीं है बोलते। पंचायत में जाके देख लिया, पंचायत हाथ उठा रहे हैं। कलेक्टर के पास भी जा रहे हैं, कलेक्टर भी कुछ नहीं कर रहा है। अब लोग करे तो करे क्या करे? ट्रांसफार्मर कहाँ है, लाइन कहाँ है? ट्रांसफार्मर हम लोग चेंज कराना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर पूरा खराब हो चुका है। हम लोग गांव वाले कब तक जाके बनाए? हम लोगों को पता नहीं है उसके बारे में नॉलेज नहीं है।
हम लोग मिस्त्री के पास जाके कंप्लेन किया, लाइनमैन के पास जाके कंप्लेन कर दिया, आता नहीं है कोई। तो करे कहाँ करे, जाए कहाँ। हम लोग पूरा परेशानी में है। पूरा गांव को देखे तो गांव में चलना भी मुश्किल है, बाहर से कोई लोग आ नहीं सकते, अंदर से मतलब गांव के लोग बाहर जा नहीं सकते। पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, पढ़ाई के लिए कोई लोग बाहर नहीं जा सकते। बरसात के दिनों में सब लोग छुट्टी कर देते हैं, घर से निकल नहीं सकते, तो पढ़ाई कैसे करेंगे? घर से बाहर जाएंगे तो जाएंगे कैसे? हम लोगों का सुविधा पूरा खत्म ही हो चुका है। हम लोग जैसे बरसात लगा हुआ है ना, तो बरसात के दिनों अपना कार्य हम कर ही नहीं सकते बाहर जाके, क्योंकि घर में जो है ना, तो घर से निकलना भी मुश्किल है। तो करे क्या करे, हम लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोगों के द्वारा हम लोग, आप लोग चैनल के द्वारा हम लोग ये बात रख रहे हैं, कलेक्टर के पास भेजो, ऊपर भेजो, हमारा विकास कराओ। गांव की ऐसी हालत देखने के बाद सरकार से यही सवाल उठ रहा है कि अब मूलभूत सुविधा देने में जवाबदार लोग आखिर पीछे क्यों हट रहे हैं? आखिर कब तक उनकी समस्या का समाधान होगा? बारिश का मौसम चल रहा है, अगर किसी ग्रामीण का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो इस समय उपचार के लिए उसे अस्पताल कैसे पहुंचाया जाएगा? ये भी सरकार से सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल ग्रामीणों का संघर्ष जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर दुर्ग से है, जहां के केंद्रीय स्कूल में क्लास के दौरान पंखा नीचे आ गिरा। जी हां, इस हादसे में बताया जा रहा है कि कक्षा 9 के एक छात्र के सिर पर चोट भी आई है। और मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम मुकेश रावटे केंद्रीय स्कूल पहुंचे और स्कूल का निरीक्षण किया। वहीं पूरे मामले में प्राचार्य उमाशंकर मिश्रा ने बताया कि छात्र को मामूली चोट आई थी, जिसे जिला अस्पताल में इलाज कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वह इस घटना में जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि क्लासरूम में जो फैन सीलिंग पर लगा था वो काफी पुराना हो गया था, जिससे काफी समय से मेंटेनेंस नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पंखा नीचे गिर पड़ा। एक पंखा लटका था सर, और बच्चे को कोई चोट नहीं लगी, हल्का सा साइड लगने से खरोच आई है बस। ये इंसिडेंट कैसे हुआ था? ये पंखा वो फॉल सीलिंग थी, वो फॉल सीलिंग थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब हुई होगी तो उसका तार लटक गया। पंखा गिरा नहीं है सर। बच्चे का उपचार कहाँ चल रहा है? कोई उपचार नहीं सर, मैंने उसको फर्स्ट एड करा करके हॉस्पिटल में जाके फर्स्ट एड अपने यहाँ किया, उसके बाद हॉस्पिटल में ले गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उन्होंने उसको 2 इंजेक्शन दे करके छोड़ दिया। कितने बजे का अभाव? नहीं, मेंटेनेंस हम लोग एनुअल करते हैं और इसीलिए पंखा गिरा नहीं सर। अच्छा, कितने बजे की घटना है? ये 3rd पीरियड हमारा चल रहा था, उस समय की बात है सर। कितना टाइम? हमारे टीचर भी क्लास में थे, तुरंत उन्होंने टाइम पीरियड क्या? टाइम पीरियड करीब रहा होगा 10 बजे के आसपास। एग्जैक्टली वो नहीं। यूएस मिश्रा। वहीं भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन होटल सेंट्रल पार्क में हुआ, जहां प्रदेश भर से ट्रांसपोर्ट्स शामिल हुए। ट्रांसपोर्टरों को कई सौगात भिलाई ट्रक ट्रेलर के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू ने दिया। उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र के बंद गेट को खोले जाने और सड़क मार्ग को व्यवस्थित के लिए बातचीत की है। वही कहा कि हमारा संगठन 50 वर्ष पुराना यूनियन है, 2 वर्षों में काम करने में बहुत सारे बदलाव आए हैं। इस यूनियन से सैकड़ों लोगों को जोड़ने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहे हैं और यूनियन ने लगभग 46 बेटियों की शादी के लिए प्रत्येक को 25,000 रुपए दिए और साथ ही ड्राइवर, हेल्पर एवं ट्रांसपोर्टरों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ इनका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी किया है। बैठक रखी गई है, लंबे समय में बैठक रखी गई, क्या कुछ ट्रक उसके मालिकों के हित के लिए आज क्या क्या डिसीजन है? भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की आज वार्षिक मीटिंग रखी गई थी, एनुअल मीटिंग रखी गई थी। उसमें जो हमने 1 साल में अपने साथ जिन साथियों को जोड़ा है, जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ हमने उन्हें क्या क्या फायदा दिलाया है, क्या क्या उन्हें एसोसिएशन जुड़ने में फायदा हुआ है, उस पर चर्चा हुई है। और सामाजिक कार्य में यूनियन जो भी सामाजिक कार्य करते आ रही है, उसमें और आगे सामाजिक कार्य में कैसे अपना योगदान देना है, उस पर चर्चा हुई है। बीएसपी में आए दिन समस्या आ रही है, गेट की समस्या चल रही है। बोरिया गेट में डबल गेट होने के बाद भी वो सिंगल गेट से एंट्री दे रहे हैं, रोलिंग मिल गेट में डबल गेट है पर भी सिंगल गेट से एंट्री दे रहे हैं।
पूरे भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में सिर्फ 2 धर्म काटे हैं, एक रोलिंग मिल गेट में, एक बोरिया गेट में। हमने धर्म कांटों की भी डिमांड की हुई है। जो वर्कर्स उनके मेन गेट से जाने चाहिए वो सब बोरिया गेट से एंट्री करते हैं, उसकी भी हमने डिमांड की है कि आप मेन गेट से पूरे वर्कर को एंट्री कराइए, जिससे बोरिया गेट में रश कम हो, एक्सीडेंट कम हो। अभी लास्ट कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा एक महिला की एक्सीडेंट में वहाँ दुर्घटना में मौत हो गई, वो भी सीएसएफ के जवान की घर से थी। तो ये सब मुद्दे हम लोगों ने बहुत दिन से उठा रहे हैं वहाँ एक्सीडेंट को देखते हुए, और बीएसपी प्रबंधक ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि इस मुद्दों को जल्दी सुलझाएंगी और जल्दी इसमें डिसीजन लेके वो इसको सॉल्व करेगी समस्या को। आरटीओ को लेकर लगातार विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। आरटीओ से ऐसा कुछ नहीं है, आरटीओ से हमें ना कोई तकलीफ है, ना प्रशासन से कोई तकलीफ है। उनकी मदद हमें मिलती रहती है आए समय, और हम लोग भी उन्हें जो मदद हो सकती है हम लोग करते हैं। आज हमारे पूरे भिलाई ट्रक टेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग थे, हमारे छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो 14 सीमेंट प्लांट हैं छत्तीसगढ़ में, उन सबके अध्यक्ष हैं, और कम से कम 10,000 गाड़ियां उनके अंडर में हैं। अंजय शुक्ला जी रायपुर से वो आए थे। हमारी कोर कमेटी है सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसमें सुब्रत डे जी हैं, वो आए थे, और बाकी हमारे भिलाई के सब आदरणीय और हमारे भाई और हमारे यूनियन के पदाधिकारी आए थे सब। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज कुमार पिंगुआ सहित केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और इस दौरान देखिए नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। प्रदेश के सीएस, एसीएस होम, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे और नक्सलवाद पर आज विस्तृत चर्चा हुई। सभी विभाग जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र है वहां पर जो विकास के काम हो रहे हैं अपना प्रगति रिपोर्ट रखे, और हम लोग को सरकार में आए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, सफलता भी मिल रही है। और उस क्षेत्र में लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित करके और नियत नेलानार योजना का शुरुआत करके लोगों तक सरकार की जो योजना है उसको पहुंचा रहे हैं। सर, दिल्ली और जैसे पिछले 15 साल फिर 5 साल फिर अब आपकी सरकार आ गई है, तो नक्सलवाद को खात्मे के लिए नई चीज क्या कर रहे हैं जो आज की बैठक में आप लोगों ने कुछ निर्णय लिया होगा? देखिए, एक तो हम लोग का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी शुरुआती समय ही जनवरी 2024 में ही छत्तीसगढ़ आकर एक बैठक लिए और मार्गदर्शन दिए और हम लोगों का हौसला अफजाई किए हैं। और हम लोग विकास को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नियत नेलानार योजना के माध्यम से जो सरकार की 30 योजनाएं हैं उस पर सरकार का फोकस है। और उस क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और दूरसंचार के क्षेत्र में वहां पर तेजी से काम हो। वहीं भिलाई शहर में हुए 2 युवकों के ऊपर गोली चलाने वाले कुख्यात बदमाश अमित जोश के ऊपर दुर्ग पुलिस ने दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात बदमाश अमित जोश के अवैध कब्जे में बने मकान को जमींदोज करने के बाद बीएसपी और पुलिस प्रशासन की टीम सेक्टर 5 स्थित उसकी बहन के घर पहुंची, जहां उसका बहनोई और बहन स्वयं अवैध कब्जे में रह रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान उसकी बहन के घर तलाशी लेने में एक लोडेड पिस्टल, एक ऑटोमेटिक चाकू समेत जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं उसके बाद अवैध कब्जे को धाराशाही करने के बाद मकान में रह रहे उसके बहनोई को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास बचे हुए मकान को सील कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा दुर्ग पुलिस जल्द करेगी।
तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, उस दौरान क्या कुछ सामान पुलिस को मिला? भिलाई थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 में आज बीएसपी के द्वारा जो अतिक्रमणकारी थे, जो अवैध कब्जा करके रखे हुए थे, अवैध निर्माण किए हुए थे, उस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में सेक्टर 5 में भी जो अतिक्रमणकारी थे उनके घर को भी तोड़ा गया, जो बाहर अवैध रूप से बना के रखे थे, कब्जा कर रखे थे, उसकी तोड़फोड़ कार्रवाई की गई। पुलिस सुरक्षा के लिए मौके पर उपलब्ध थी, किसी प्रकार की कोई लैंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, इसके लिए सुरक्षा के लिए पुलिस थी। इसी बीच जब वहां पर सामानों को चेक किया गया तो वहां से सेक्टर 5 वाले एक मकान से एक वेपन प्राप्त हुआ है, जिसकी अग्रिम जांच की जा रही है। वेपन कहां से आया, किसका था, क्या था, वो सारी डिटेल्स खंगाली जा रही है। कारतूस भी मिलने की बात सामने, वो सारी चीजें अभी डिटेल्स ली जा रही है, कितने कारतूस है, कौन से हैं, क्या है, वो अलग से पृथक से जानकारी दी जाएगी। क्या हो सकता है ये पिस्टल दिन रात में इस्तेमाल किया? ये जांच का विषय है, उसको हम जांच में लिए हैं, अलग से जानकारी देंगे। वहीं दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के सटोरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और इस बार ऑनलाइन गेमिंग ऐप में देखिए 3 पैनलों के 10 गुर्गे पकड़े गए हैं और ये सभी बिहार के हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन सट्टा ऐप रेड्डी अन्ना 250, लेजर 20 और लोटस 30K3 के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि थाना उतई क्षेत्र में ओम सिंह के नाम से व्यक्ति के माध्यम से नई आईटी और बैंक खाते लेने मुख्य आरोपी आया था। तभी सूचना पर पहुंची पुलिस टीम और फिलहाल देखिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगातार प्रदेश में और दुर्ग जिले में विशेष रूप से ऑनलाइन सट्टे पे कार्रवाई करते आ रहे हैं। इसी क्रम में कुछ संदिग्ध लोगों पे और इस पैनल से या ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले लोगों के ऊपर निगाह रखी जा रही थी, जहां से इनपुट डेवलप हुआ और उसके आधार पे उत्तरी पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के आरा जिले से बड़ी मात्रा में लोगों के पास से रेड करके बड़ी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और ऑनलाइन सट्टे में इस्तेमाल होने वाले एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेक बुक्स और हिसाब किताब के कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। 10 लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया। क्या पूर्व में भी क्या इन लोग महादेव के उसमें या फिर किसी भी ऑनलाइन सट्टे में पकड़े जा चुके हैं? इनके संबंध में जानकारियाँ जुटाई जा रही है। अभी हमारे पास जो जिले में जो कार्रवाई हुई है उस मामले में इनकी संलिप्तता नहीं रही है। किन धाराओं पर कार्रवाई की है? 6-7 जुआ एक्ट और इसके अलावा 420 की धाराओं में कार्रवाई की है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के पनगांव में पटवारी विजय लहरे को 3500 रुपए रिश्वत लेते एसीबी की बिलासपुर की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि किसान संजय खोटे से पटवारी ने नक्शा कटवाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद देखिए एसीबी में किसान ने शिकायत की और वही पटवारी की ट्रैप किया गया और पटवारी कार्यालय पनगांव में 3500 रुपए सहित आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जो है इसे लेकर लोक अभियोजक राजेश पांडे ने बताया है कि मामले की जो है इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को जिला न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है। तहसील पामगढ़ अंतर्गत ग्राम पनगांव में प्रार्थी संजय खोटे के द्वारा एसीबी में शिकायत किया गया था कि वहाँ के पटवारी विजय लहरे के द्वारा उसकी भूमि के पटांकन के संबंध में 4000 रुपये मांग किया गया था। शिकायत के पश्चात उनके द्वारा 3500 रुपये में उनकी सौदा तय हुई, जिस पर उनके दूसरी शिकायत एसीबी में किया है। एसीबी के द्वारा आरोपी पटवारी को उसके कार्यालय से रंगे हाथ पकड़कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। यहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा उसे जेल दाखिल किया। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।